Okay, Ji. According to our basic knowledge from IGCSE and O levels, we know that photosynthesis is a process in which food, we say, is synthesized in the plants. Now, at this stage, we know that it's not the food. They're not making roti salan. They're not making chawal. They're actually making carbohydrates, proteins, lipids. So they're making organic materials or the living materials during the process of photosynthesis. The equation that we have been studying since our childhood is this: carbon dioxide reacts with water in the presence of sunlight and chlorophyll to make glucose and oxygen. Now, oxygen is the byproduct which is released, while glucose is used by the plant. This is what is the main product of photosynthesis. ग्लूकोज इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसके लिए फोटोसिंथेसिस की जा रही है। लेकिन इस स्टेज पे हमें पता चलता है ऑब्वियसली कि ये नेट इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं कर रही है, ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये दोनों चीजें यूज होती हैं अलबत्ता इसमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है इसमें। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरह रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट इज अ सिमिलर ऑर्गेनेल, स्लाइटली लार्जर इन साइज। क्लोरोप्लास्ट में भी एक फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था वहां पे। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इसमें अंदर मेम्ब्रेनल एक्सटेंशंस हैं विच आर कॉल्ड लैमेला, द प्लूरल इज लैमेली। यहाँ पे ग्रेना आपको नजर आ रहे हैं, थाइलाकॉइड के स्टैक्स। थाइलाकॉइड जो है वो स्टैक्स को हम कहेंगे। ग्रेना इस वजह से इसे कहा जाता है कि जब शुरू में इन्हें देखा गया था तो ये ग्रेन साइज के नजर आ रहे थे। ये जो थाइलाकॉइड है बेसिकली, इसके अंदर हमारी पिगमेंट्स अरेंज्ड होती हैं। अब हमने आज तक एक पिगमेंट का नाम सुना है क्लोरोफिल, but it's not just chlorophyll. There are many accessory pigments. Chlorophyll is the primary pigment, it's the most important one, but there are other pigments present here which will absorb sunlight. ये सारी पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी और इवेंचुअली वो एनर्जी, वो लाइट ट्रांसमिट होगी क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जब उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होंगे और वो हम समझेंगे आगे कि क्या रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर सारी एसेसरी पिगमेंट्स हैं और एसेसरी पिगमेंट से जो सारी लाइट एनर्जी आ रही है वो ट्रांसमिट की जा रही है टू द प्राइमरी पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल एट द बॉटम। दिस वन इज क्लोरोफिल ए, दिस इज द प्राइमरी पिगमेंट। इस पूरी अरेंजमेंट को हम फोटोसिस्टम कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स इन द थाइलाकॉइड इन द क्लोरोप्लास्ट is called photosystems, and the plants have actually two types of photosystems in the chloroplast. There is photosystem 1 and there is photosystem 2. अब हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये एक्चुअली दो स्टेजेस में होता है। एक को हम लाइट डिपेंडेंट स्टेज कहते हैं। जो पहला स्टेज है वो लाइट डिपेंडेंट है और नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लाइट इज नीडेड फॉर दिस स्टेज। द सेकेंड वन इज लाइट इंडिपेंडेंट। This can happen in total darkness as well. Light is not needed for this one because the ATP and the reduced NADP is already synthesized here in the light reaction. The two products that are made during the light reaction is reduced NADP, not NAD. रेस्पिरेशन में हमने NAD देखा था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। यहां पर हमारे पास आ रहा है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एक एडिशन है इसमें फॉस्फेट ग्रुप का। तो ये दो प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, एक ATP बनता है और एक NADP बनता है रिड्यूस्ड, और ये दोनों प्रोडक्ट्स आगे लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज में यूज होते हैं। अब ये प्रोसेसेस होते कैसे हैं, लाइट रिएक्शन कैसे होता है और डार्क रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट स्टेज को लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। खैर आपने ये नाम याद रखने हैं एक्चुअली। जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज है इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, दोनों में क्योंकि एटीपी बन रही है, एटीपी बन रही है तो वो फॉस्फोराइलेशन से बन रही है, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है जिसमें सिर्फ एटीपी बनती है, एक ही प्रोडक्ट है, और ये साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से शुरू होता है वहीं पे आके खत्म होता है। और दूसरा ए साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, इसमें भी एटीपी बनती है लेकिन एटीपी के साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है, वो हम देखते हैं अभी।
और ये साइक्लिक नहीं होती, ये एक एंड से शुरू होती है और दूसरे एंड पे जाके खत्म होती है। इसे हम जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये जी लगेगा आपको। इसका रिएक्शंस कुछ इस तरह के होते हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बहुत आसान है। अगर आपको रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट याद है, रेस्पिरेशन में जो रोल इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस का था वो याद रखिएगा, वो अपने जहन में रखिएगा, वो यहां पर काम आएगा आपको। अच्छा, आपको ये बात पता है कि फोटो सिस्टम्स है यहाँ पे, बहुत सारी एसेसरी पिगमेंट्स, एक प्राइमरी पिगमेंट। लाइट एब्जॉर्ब होती है एसेसरी पिगमेंट से, प्राइमरी पिगमेंट तक लाइट एनर्जी पहुंचती है। लाइट एनर्जी जब क्लोरोफिल तक पहुंचती है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट काम होगा। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। हम कहते हैं द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। When the electrons absorb energy, they always go to higher energy state. When they lose energy, they go to lower energy state. अगर आप सिंपली ऑर्बिट्स में भी ये देखें, जैसे अगर कोई भी एक एटम है, उसके लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा ऑब्वियसली। लेट्स से कि यहां पे एनर्जी 2 जूल्स है और यहां पे 3 जूल्स है। अगर उसने 2 जूल से 3 जूल्स जाना है तो उसे 1 जूल एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और अगर 3 जूल से 2 जूल जाना है तो उसे 1 जूल लूज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है आपने। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, प्राइमरी पिगमेंट तक जब एनर्जी पहुंचती है, प्राइमरी पिगमेंट जब उसे एब्जॉर्ब करता है तो वहां पे इस एक इलेक्ट्रॉन तक ही एनर्जी पहुंची। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। यहां पर वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉन्सेप्ट जो आपने इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है हायर एनर्जी स्टेट पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी स्टेट पे, तीसरा उससे लोअर एनर्जी स्टेट पे, चौथा उससे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन molecule to another, from higher energy state to lower energy state, and whenever electron goes from higher energy state to lower energy state, it releases energy, it loses energy. We already know that, we have already established that. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा। इस एनर्जी को यूज करते हुए, वैसे ही जैसे आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, रेस्पिरेशन में भी आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को यूज करते हुए आप H प्लस को ट्रांसपोर्ट कराते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, जहां पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है। यहां पर भी ऐसे ही कुछ है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को यूज करते हुए आप H प्लस को ट्रांसपोर्ट कराते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर इसे उसी तरह से एक्यूमुलेट करना है हमने, उसी तरह से चैनल प्रोटीन ओपन होगी, उसी तरह से H प्लस वापस आएगा और इस एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी बनाया जाएगा। आपको यहां पे एटीपी बनता हुआ नजर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली वापस क्लोरोफिल में उसी जगह पर आ जाएगा जहां से वो रिलीज हुआ था। एक दफा समरी दोबारा बता देता हूं। फोटो सिस्टम में एसेसरी पिगमेंट्स ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, प्राइमरी पिगमेंट तक लाइट एनर्जी यानी कि क्लोरोफिल ए तक लाइट एनर्जी पहुंची, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। Absorbing the energy, electron would definitely go to a higher energy state. It would be it would go down in the electron transport chain while it releases the energy. The energy that is released by the electron will be used to transport H plus ion into the thylakoid space. Thylakoid space, remember this word. It is transported into the thylakoid space where the H plus ion is accumulated. Many H plus ions will be accumulated there. Eventually, a channel protein will open, which is on the other end ATP synthase. H plus will move through this channel protein, and the energy, the electrical potential of this positive charge moving in one direction will be used by ATP synthase to make ATP by combining ADP and PI, an organic phosphate and adenosine diphosphate, to make ATP.
the electron finally goes back to its original position. That's why it is cyclic phosphorylation. The same thing is explained here. इसमें से क्या आपको समझ में नहीं आया वो बताएं मुझे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में. जैनब एंड अयान, कोई ऐसी चीज? Sir, जी I think clear है so far. जैनब, जी सर क्लियर है। बहुत अच्छे भाई. इसके बाद है एसाइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. एसाइक्लिक फॉस्फोराइ अगर आपको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन समझ में आ गई है तो आपको आधी एसाइक्लिक भी समझ में आ गई, क्योंकि साइक्लिक फॉस्फोराइ अच्छा यहां पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज हो रहा है, ये बात जहन में रखें. ए साइक्लिक में दोनों यूज होंगे. यहां पर आए, ए साइक्लिक में टोटल हमारे पास क्या चीजें हैं? 3 चीजें यूज होंगी. ऑक्सीडाइज्ड एनएडीपी, इससे बनेगा रेड्यूस्ड एनएडीपी. लाइट एनर्जी और वाटर. लाइट एनर्जी से बनेगी एटीपी, वाटर से O2 निकल जाएगा. H प्लस अब आपको समझ में आ गया कहां से आ रहा है. जो H प्लस ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था थाइलाकॉइड स्पेस में, अब आपको वो समझ आ गया कहां से आ रहा है. अब आप देखेंगे जरा, यहां पर 3 जगह पे लाइट एनर्जी हिट कर रही है. यहां पे हमने सिर्फ एक जगह पे देखा, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पे लाइट एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है. यहां पर आपने 3 जगह पे देखना है. PS2 का क्लोरोफिल 1, PS1 का क्लोरोफिल 2, और तीसरा वाटर. 3 जगह पे लाइट एनर्जी क्या करती है वो आपने देखना है. सबसे पहले वाटर, वाटर को देख लेते हैं, बहुत ही आसान. वाटर की फोटोलाइसिस हो जाती है. फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट एनर्जी को यूज, इसे ब्रेक डाउन करके फिर मजीद हाइड्रोजन को स्प्लिट किया जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में. ठीक है, पहला स्टेज ये. आप मुझे एक एक करके बताएंगे ये स्टेज क्लियर है या नहीं. पहला स्टेज क्या है? लाइट एनर्जी से वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ये रिलीज हो जाएगा. बाकी बचेगा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को स्प्लिट कर दिया जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में. ये आपको नजर आ रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. ये पहला स्टेज हो गया इसका. 3 स्टेजेस अलग अलग बताऊंगा. ये स्टेज क्लियर है? वाटर के साथ क्या हो रहा है? यस सर। दूसरा PS2. अच्छा, वहां पर सिर्फ PS1 यूज हो रहा था और PS1 जो काम कर रहा था यहां पे PS2 करेगा. मतलब ये हिस्सा वही है जो आपने साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में देखा है, एक्सेप्ट कि यहां पे PS2 है, PS1 नहीं है. यानी कि वही एसेसरी पिगमेंट्स लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी प्राइमरी पिगमेंट तक, यानी कि क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू नीचे जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, H प्लस आइन थाइलाकॉइड स्पेस में जाएगा, चैनल प्रोटीन के जरिए से बाहर आएगा और एटीपी सिंथेसाइज होगी. पूरा वही प्रोसेस, लेकिन PS1 में नहीं हो रहा, ये PS2 में हो रहा है. ये डिफरेंस याद रखना है आपने कि ये PS1 में नहीं हो रहा, PS2 में हो रहा है. PS1 यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहा है. अब ये तो वही है, तो ये भी आपको समझ में आ गया. PS2 में क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है आपको यहां तक? PS2 में क्या हो रहा है ये क्लियर है? जैनब, यस सर। अयान? Yes, sir, clear. अब PS1 देख लेते हैं. PS1 में जब आता है, पहली चीज तो वही है कि एसेसरी पिगमेंट्स लाइट एनर्जी ट्रांसमिट करेंगी, प्राइमरी पिगमेंट तक पहुंचेगी, प्राइमरी पिगमेंट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा, एनर्जी रिलीज करेगा. लेकिन इस एनर्जी से एटीपी नहीं बनानी. PS2 में तो हमने यहां पे तो एटीपी बनाई थी इससे, यहां पर इससे एटीपी नहीं बनानी. इस एनर्जी को हमने यूज करना है NADP और H2 के रिएक्शन के लिए, टू मेक रेड्यूस्ड NADP. H2 कहां से आया? जो H प्लस यहां से निकला था और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से आ रहा है, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन बनाएंगे. NADP हाइड्रोजन से रिएक्ट करके रेड्यूस्ड NADP बनाएगा. हाइड्रोजन कहां से आया? जो H प्लस वाटर से निकला था, ये H प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पे आ रहा है, ये वापस वापस हाइड्रोजन बना देगा. हाइड्रोजन से ही निकला था ये, दोबारा से हाइड्रोजन बना देगा. H प्लस और इलेक्ट्रॉन यहां पर अलग हुए थे,
यहां पे वापस मिलेंगे, हाइड्रोजन बना देंगे और हाइड्रोजन NADP से रिएक्ट करके रेड्यूस्ड NADP बना देगा। ये तीसरा स्टेज समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे? यस नहीं सर। समझ में आया तो बता यस दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। जैनब, जी सर, क्लियर है। पक्की बात है ना? जी सर जो फोटो सिस्टम के अंदर पार्ट्स हैं उनको तो याद करना जरूरी है कि नहीं? नहीं, फोटो सिस्टम के अंदर क्या है आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वहां पे एसेसरी पिगमेंट्स हैं बहुत सारी, और फाइनली एक प्राइमरी पिगमेंट है बस। उसका शेप क्या है, किस तरह से वो लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, पार्ट्स के क्या क्या नाम है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके ओके सर। अच्छा, अब हम इन तीनों को एक जगह पे कर देते हैं। लाइट एनर्जी जब हिट करती है वाटर को, ये स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो जाता है, H+ और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। H+ आखिरी स्टेज के लिए रख दिया गया। इलेक्ट्रॉन चला जाता है PS2 में। क्यों? क्योंकि PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। PS2 का इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी की वजह से एक्साइट हो गया और वाटर का इलेक्ट्रॉन उसे रिप्लेस कर देता है, या आप कह लें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसे रिप्लेस कर देता है। जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये PS2 के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देता है। अब PS2 में क्या होता है आपको पता है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गया, ATP सिंथेसाइज हुई। ये इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो गया था वाटर के या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला है ये रिप्लेस करेगा PS1 के इलेक्ट्रॉन को। PS1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था उसे रिप्लेस करेगा PS2 का इलेक्ट्रॉन, और PS1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था ये वापस हाइड्रोजन में चला जाएगा। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन PS2 में, PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 में, और PS1 का इलेक्ट्रॉन दोबारा से हाइड्रोजन में। तो ओवरऑल कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है यहां पे। जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला था वो PS2 में चला गया, जो PS2 से निकला था वो PS1 में चला गया, जो PS1 से निकला था वो दोबारा हाइड्रोजन में चला गया। कहानी समझ में आ रही है? यस सर। दो जी सर। चीजें हमने बनाई हैं यहां पे, दो प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं जो आगे यूज होंगे। ऑक्सीजन भी बनाए लेकिन ऑक्सीजन रिलीज हो गया। दो प्रोडक्ट्स आगे के लिए हमने रख दिए। कौन कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं? ATP और रेड्यूस्ड NADP। यहां पर हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लाइट डिपेंडेंट स्टेज जिसे हम कहते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई, PS1 और PS2 ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद क्या क्या हुआ वो आपने देख लिया। ये पूरी समरी है पूरे फोटोसिंथेसिस की। इसमें एसाइक्लिक, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जिसे हम कहते हैं वो भी है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी है, और ये हमारे पास कैल्विन साइकिल है। जैसे क्रेब्स साइकिल वहां पर था, यहां पे कैल्विन साइकिल है। कैल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज है। वहां पे क्रेब्स साइकिल था जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा था। यहां पे ये पूरा रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, कोई स्टेज क्लोरोप्लास्ट से बाहर नहीं है। लाइट डिपेंडेंट स्टेज में ये पूरी समरी लाइट डिपेंडेंट स्टेज की मैंने जल्दी जल्दी में लिख दी। एक एक फ्लो चार्ट सा समरी बना दी मैंने आपके सामने, ताकि अगर आपने रिवाइज करना हो तो आप इसे एक नजर देख लेंगे, आपको याद आ जाएगा कहां पे क्या हो रहा है। लाइट एनर्जी तीन जगह पे हिट कर रही है। वाटर में हिट करती है, फोटोलाइसिस होती है, वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, H+ और E+ बनते हैं। PS2 को हिट करती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाता है, एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी से ATP बनती है। PS1 में हिट करती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से रेड्यूस्ड NADP बनता है। ये दो प्रोडक्ट्स जो हमारे बने हैं ये आगे यूज होंगे। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है ये प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है। अब आते हैं यहां पर। यहां पर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहा जाता है इसे, कैल्विन साइकिल भी कहेंगे इसे, लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज भी कहेंगे। ये जो हमारे सामने ए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है इसे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है, और जी स्कीम भी कहा जाता है, बिकॉज दिस इज जी, जेड शेप की वजह से इसे जी स्कीम भी कहा जाता है इस डायग्राम को। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर प्लांट्स के पास एक सब्सटेंस होता है, राइबोल्यूज बायफॉस्फेट। राइबोल्यूज बायफॉस्फेट, जिसे हम प्यार से RUBP कहते हैं। ये एक 5 कार्बन सब्सटेंस है। RUBP इज अ 5 कार्बन सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड
ये कहां से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? आपको पता है कि लीव्स में स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन होती है, स्टोमेटा से डिफ्यूज इन होकर लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जा रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो एनवायरमेंट से आई, स्टोमेटा के थ्रू आई, सेल के अंदर पहुंची, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंची, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया जाता है आरयूबीपी से टू मेक 6 कार्बन सब्सटेंस विच इज वेरी अनस्टेबल। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है राइबोलूज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, ये पूरा नाम है लेकिन हम उसे प्यार से रुबिस्को कहते हैं। राइबोलूज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। ये सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी कर सकता है। उसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जो बड़ा एक नुकसानदेह अमल होता है प्लांट्स के लिए, लेकिन खैर वो आपके करिकुलम से अभी निकाल दिया गया है तो हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वो 4C प्लांट्स का था। फिलहाल आप ये समझिए कि रुबिस्को राइबोलूज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है जिसमें a 5 carbon substance RUBP ribulose biphosphate reacts with a 1 carbon substance carbon dioxide, 5 carbon plus 1 carbon, it will make a 6 carbon substance which is unstable, and it is immediately broken down into GP. GP क्या है? ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। जाहिर है ये 6 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो इससे 2 जीपी बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय जीपी, 2 ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट बन गए इस 6 कार्बन अनस्टेबल सब्सटेंस के ब्रेकडाउन से। अब आपने यूज करने हैं वो दो चीजें जो आपने बनाई थी लाइट डिपेंडेंट स्टेज में, एटीपी और रेड्यूस्ड एनएडीपी। जो दो चीजें, दो प्रोडक्ट्स आपने लाइट डिपेंडेंट स्टेज में बनाए थे वो अब इस्तेमाल होने वाले हैं। क्या इस्तेमाल है उनका? इस जीपी को गैल्प में कन्वर्ट करते हैं। वैसे अगर मैं आपकी बुक से दिखाऊं तो वो इससे भी थोड़ा सा प्रिसाइज कर दिया है उन्होंने, लेकिन खैर आप यूं याद रख लें, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा डिटेल्ड है और ज्यादा बेहतर है। जीपी को गैल्प में, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी और रेड्यूस्ड एनएडीपी को यूज किया जाता है। रेड्यूस्ड एनएडीपी अपना हाइड्रोजन देगा, एटीपी एनर्जी देगा, जीपी कन्वर्ट हो जाएगा गैल्प में। यहां तक अब गैल्प जो है उसी से ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है, ट्रायोस फॉस्फेट से फिर ग्लूकोज भी बनता है, सुक्रोज भी बनता है, सेल्यूलोज भी बनता है, लिपिड्स भी बनते हैं, प्रोटीन विद द एडिशन ऑफ नाइट्रेट ग्रुप ऑब्वियसली प्रोटीन्स भी बनते हैं। सारी चीजें इसी ट्रायोस फॉस्फेट से बनाई जाती हैं। ये ट्रायोस फॉस्फेट एक 3 कार्बन शुगर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है खुद। ट्रायोस फॉस्फेट खुद कार्बोहाइड्रेट है। तो जो पहला कार्बोहाइड्रेट आपके पास बनता है इसमें, दैट इज नॉट ग्लूकोज। जो फोटोसिंथेसिस में पहला कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो एक्चुअली ट्रायोस फॉस्फेट है, और इस ट्रायोस फॉस्फेट से ही बाकी सारी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन इस ट्रायोस फॉस्फेट का मैक्सिमम हिस्सा रिसाइकल हो जाता है, दोबारा से आरयूबीपी बनाता है। मैं यूं कहूं कि इस 6 में से 5 out of 6 triose phosphates will be recycled. Only one will be used to make substances. एक से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, जो भी इनके सब्सटेंसेस बनने हैं, इवन लिपिड्स, इवन स्टार्च, उस एक ट्रायोस फॉस्फेट से आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6 एक ट्रायोस फॉस्फेट इसके लिए रखा जाएगा, 5 को वापस रिसाइकल कर दिया जाएगा। अगर 5 ट्रायोस फॉस्फेट्स को रिसाइकल किया जाएगा तो कितने आरयूबीपी बनेंगे? कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है वैसे ये। सर अगर जी, 5 ट्राइस फॉस्फेट को रिसाइकल किया जाए। आउट ऑफ 6 हमने नंबर यही रखा है ना, कि आउट ऑफ 6 5 triose phosphates will be recycled to make RUBP again because this is a cycle. सर तो 3, क्योंकि वो 15 कार्बन बनता है और 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट में होंगे। वेरी गुड, 3 बनेंगे राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट जो हैं
ये 3 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। तो अगर ये 5 होंगे तो ये 15 कार्बन बनते हैं, और 15 कार्बन से 3 5 कार्बन सब्सटेंसेस बनाए जा सकते हैं। एक ग्लूकोज बनाने के लिए इस साइकिल को कितनी दफा चलना पड़ेगा? अगेन कॉमन सेंस का क्वेश्चन। 6 टाइम्स से। 6 टाइम्स। जैनब आप क्या कहती हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर दे एक से। एक ग्लूकोज बनाने के लिए इस साइकिल को कितनी दफा चलना पड़ेगा? 2 टाइम्स। ओ अयान 12 टाइम्स क्यों चलना पड़ेगा भाई? सर क्योंकि 6 टाइम्स में एक ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है, फिर 6 टाइम्स चलेगा तो एक और ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। आपको 2 ट्रायोस चाहिए होंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए। नहीं समझ आया? ओके। नहीं सर, दोबारा कर देंगे। अगर ये साइकिल 6 टाइम्स चलेगा, मैंने आपको ये बताया है कि 5 आउट ऑफ 6 will be recycled. That means 1 out of 6 will be used to make this. ओके सर। 1 आउट ऑफ 6 6 दफा चलेगा तो एक ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा, 5 तो रिसाइकल हो गए ना। ओके सर। और अगर हमें 2 ट्रायोस फॉस्फेट चाहिए होंगे तो फिर ये 12 दफा चलेगा ना, 2 आउट ऑफ 12। ऐसा ही है। ओके ओके सर, समझ आ गई। 2 आउट ऑफ 12 से हमें 2 ट्रायोस फॉस्फेट मिलेंगे, और 2 ट्रायोस फॉस्फेट आपको चाहिए होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ओके सर। जैनब को नहीं समझ आया? नहीं सर। नहीं आया ना जैनब समझ में? नहीं। मुझे पता है, मुझे इस वजह से पता है कि आपकी मैथ्स बहुत कमजोर है। आपकी मैथ्स जो है वो खाती पीती नहीं है। देखें, असल में मैथमेटिकल है क्वेश्चन, जो है ना वो मैथमेटिकल है। मैंने आपको ये बताया, ये इंफॉर्मेशन दी कि जब ये साइकिल 6 दफा चलता है, 6 दफा 6 टाइम्स, तो 6 दफा चलने से जाहिर है 6 दफा ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। ऐसा ही है, एक दफा चल रहा है तो एक दफा ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है। अगर 6 दफा चलेगा तो कितने ट्रायोस फॉस्फेट्स बनेंगे? 6 ट्रायोस 6। फॉस्फेट्स बनेंगे। इस 6 में से 5 रिसाइकल हो जाएंगे, यानी कि आरयूबीपी बनाने के लिए चले जाएंगे। सिर्फ एक होगा जिसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स बनाने के लिए रखा जाएगा। यानी कि एक होगा जो ट्रायोस फॉस्फेट की स्टेट में रहेगा, बाकी 5 वापस से आरयूबीपी बना देंगे। ये बात समझ में आई यहां तक? जी। तो एक ट्रायोस फॉस्फेट बनाने के लिए कितनी दफा चलेगा ये साइकिल? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स। तो 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनाने के लिए कितनी दफा चलेगा ये साइकिल? 12। 12 टाइम्स। और आपको 2 ही ट्रायोस फॉस्फेट चाहिए होंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन है, ग्लूकोज 6 कार्बन है। आपको दो दो 3 कार्बन चाहिए होंगे ये बनाने के लिए। जब ये 12 टाइम्स चलेगा तो ही बनेंगे ना 2 ट्रायोस फॉस्फेट। ऐसा ही कहा ना जैनब आपने? जी। तो 2 ट्रायोस फॉस्फेट जब आपके पास बनेंगे तभी तो आप एक ग्लूकोज बना पाएंगे ना। एक जी। ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 2 ट्रायोस फॉस्फेट चाहिए होंगे, क्योंकि ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन है और ग्लूकोज 6 कार्बन है। जी जैनब, जी। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक और दफा बता दूंगा, उसके बाद भी एक और दफा बता दूंगा, उसके बाद भी एक और दफा बता दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। आप कंफर्म करेंगे आपको समझ में आया या नहीं? नहीं सर, समझ आ गई। अयान, सर समझ आ गई। चलो अब थोड़ा सा घुमा फिरा के वापस मैं इधर आऊंगा और फिर आप लोगों से सरप्राइजिंगली दोबारा पूछूंगा, देखूंगा वाकई समझ में आया है या नहीं। अब ये लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज की समरी है। आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, रुबिस्को एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ये एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाता है जो ब्रेक डाउन होकर 2 जीपी बनाता है। जीपी जो है
उससे एटीपी और रेड्यूस्ड एनएडीपी को यूज करते हुए गैल्प बनाया जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ट्रायोस फॉस्फेट बनता है टीपी, जिसको रिसाइकल करके आरयूबीपी भी बनाया जा सकता है और उससे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 5 आउट ऑफ 6 विल बी रिसाइकल्ड, 1 आउट ऑफ 6 will be used to make all these substances. For every 6 times the Calvin cycle runs, 5 triose phosphates will be used to make RUBP, while 1 triose phosphate will be used to make glucose, fructose, sucrose, starch, cellulose, lipids, proteins, everything. Understood? Yes, sir. वही चीज आपको यहां पे दोबारा बताई जा रही है। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के? लाइट एनर्जी, वैसे तो वाटर भी यूज होता है इसमें, लेकिन वाटर बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए वाटर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता इसका। इसी तरह पिगमेंट्स, क्लोरोफिल वगैरह ये मौजूद हैं प्लांट के अंदर, ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लाइट एनर्जी हो सकती है क्योंकि वो कम होती है और ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है क्योंकि वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, और टेम्परेचर होता है क्योंकि वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये तीन ही जनरली फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, तीनों चाहिए होते हैं। लाइट एनर्जी जीरो कर दें, चाहे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे जितना टेम्परेचर हो, चाहे जितनी पिगमेंट्स हो, चाहे जितना वाटर हो, फोटोसिंथेसिस जीरो ही रहेगी अगर लाइट एनर्जी जीरो हो। कार्बन डाइऑक्साइड जीरो कर दें, लाइट एनर्जी जितनी भी हो, वाटर जितना भी हो, ये जितना भी हो, ये जितना भी हो, नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। तो तीनों चीजें लिमिटिंग फैक्टर हो सकती हैं। यहां पर आपको तीन इक्वेशंस या तीन लाइन ग्राफ्स दिए जा रहे हैं, ए, बी एंड सी। कॉमन सेंस और गिवन नॉलेज को देखते हुए मुझे ये बताइए, ए में लिमिटिंग फैक्टर कौन है? ये भी पढ़ लीजिएगा। ए में लिमिटिंग फैक्टर कौन है, ये जैनब बताएंगी। जैनब, आपने ये चैप्टर एक दफा पहले भी पढ़ रखा है। ए में लिमिटिंग फैक्टर कौन है? सर जी, आम नहीं है। नहीं आम कैसे एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? सर टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर है। अयान आप बताइए, टेम्परेचर क्यों है? अव्वल तो टेम्परेचर है या नहीं, क्या आप अग्री करते हैं? इफ यस तो क्यों, टेम्परेचर क्यों है? सर टेम्परेचर या CO2 कॉन्सेंट्रेशन दोनों हो सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर वाला ग्राफ में क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज इंक्रीज, तो टेम्परेचर इसलिए है। टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर इसलिए है कि आपने लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां पर थी वही यहीं पर रखी, एक ही चीज को चेंज किया, टेम्परेचर को, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब यहां पे कौन लिमिट कर रहा था इसे? टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट नहीं कर रही थी। आप अगर इसी स्टेज पे रहते हुए आप कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी देंगे, ये नहीं बढ़ेगा। लाइट इंटेंसिटी बढ़ा भी देंगे, ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसको इसको लिमिट किया हुआ है टेम्परेचर ने। जैनब बताइए, यहां पे कौन है लिमिटिंग फैक्टर? बी में लिमिटिंग फैक्टर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने लाइट इंटेंसिटी बी ऐसे और सी की लाइट इंटेंसिटी भी सेम। सेम रखी है, टेम्परेचर भी सेम रखा है। द ओनली थिंग दैट यू हैव चेंज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग फैक्टर। वेरी इजी। अच्छा, चेंजिंग लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है? इसके लिए हम एक्वाटिक प्लांट यूज करते हैं, हम नंबर ऑफ बबल्स काउंट कर सकते हैं। आपने एक बल्ब रखना है, मैंने बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पर बना के आपके सामने रखी है। एक कमरे में जहां कोई और रोशनी मौजूद ना हो, देयर इज नो अदर लाइट सोर्स, देयर इज ओनली वन लाइट सोर्स एंड देयर इज अ डिमर एट द बैक। आप लाइट इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं या फिर आप मेजर कर सकते हैं। अगर डिमर नहीं है, आपके पास आप
हम हमारी तरह गरीब हैं, आपके पास एक नॉर्मल लैंप है, तो आप ये डिस्टेंस मेजर कर लें। पहले 100 सेंटीमीटर था, आप उस पे नंबर ऑफ बबल्स काउंट करेंगे, फिर 80 सेंटीमीटर पे ले आए, फिर नंबर ऑफ बबल्स काउंट करें, फिर 70 पे ले आए, फिर 50 पे ले आए, फिर 40 पे ले आए, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे प्लांट के करीब लेकर जाएंगे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हम ये उम्मीद करते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज हो रहा होगा। अब जरा समझते हैं कि होगा कैसे ये। आपने एक एक्वाटिक प्लांट लिया, जैसे मिसाल के तौर पर एलोडिया एक एक्वाटिक प्लांट है। उसी पॉन्ड के पानी को टेस्ट ट्यूब में भरा आपने, उसमें कट करके एलोडिया प्लांट डाल दिया। अब इस एलोडिया प्लांट को आपने कंप्लीट डार्कनेस में रखा है। कंप्लीट डार्कनेस में इसलिए रखा है ताकि कोई और लाइट सोर्स ना हो, वरना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो फेयर नहीं आएगा। तो कंप्लीट डार्क रूम है, सिर्फ एक लाइट सोर्स है। आप इस लाइट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसे एलोडिया प्लांट को तकरीबन 1 मिनट का टाइम देते हैं टू एडजस्ट विद दिस लाइट इंटेंसिटी। 1 मिनट के बाद आप स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। स्टॉप वॉच में लेट्स से कि हम 1 मिनट तक नंबर ऑफ बबल्स काउंट करेंगे। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद आप गौर से यहां देखते रहते हैं, आपको एक बबल नजर आता है, पानी में से निकलता हुआ नजर आएगा। आप काउंट करते हैं, दूसरा बबल नजर आता है, तीसरा बबल नजर आता है, चौथा नजर आता है, पांचवा नजर आता है, छठा नजर आता है। आप काउंट करते रहते हैं। लेट्स से कि 1 मिनट में 17 बबल्स आते हैं। एक चीज जो हम हमारी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का हिस्सा होनी चाहिए, जो आपके P5 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लिखेंगे आप ये मेंशन करेंगे, रिपीट द experiment thrice and calculate the average. ये एज इट इज आप लाइन याद रख लें, टू रिमूव एनी anomalies. Repeat the experiment thrice and calculate the average to remove any anomalies. As it is याद कर लें। आपने पहले मिनट में काउंट किया, 17 आए हैं। आप दोबारा 1 मिनट में वापस इसी लाइट इंटेंसिटी पे काउंट करें। अब लेट्स से 18 आए। तीसरी दफा काउंट किया, लेट्स से 16 आए। अब आप एवरेज लेंगे, 16 प्लस 17 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3, 17 आ जाएगी आपकी एवरेज। अब आप इसे 10 सेंटीमीटर आगे मूव करते हैं, 90 सेंटीमीटर पे रखते हैं। 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगेन 1 मिनट के लिए वही आप 1 मिनट देंगे to for this plant to adjust to this new light intensity. Then you will start the stopwatch, you will start counting the number of bubbles. Let's say for 1 minute the average number of bubbles, because you are going to repeat this thrice, the average number of bubbles released in 1 minute, let's say, is 21. Then you move it 10 centimeters, you repeat the process. अब आपको 27 मिलते हैं bubbles। फिर आप 10 सेंटीमीटर आगे मूव करते हैं, 90 से 80 और 80 से 70। 70 पे लेट्स से कि 36 बबल्स मिलते हैं आपको। 70 से आप 60 पर लेकर आते हैं, 70 पे लेट्स से 41 मिलते हैं। 60 पे 60 से आप 50 पे लेकर आते हैं, 50 पे 42, 40 पे लेकर आते हैं, इस पे 41, 30 पे लेकर आते हैं, अगेन 42। अब यहां से आगे इंक्रीज नहीं हो रहा, 60 ऑनवर्ड्स अब आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज भी कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ बबल्स इंक्रीज नहीं हो रहे। इनिशियली इंक्रीज हो रहे थे, 100 सेंटीमीटर पे लेट्स से 27 थे, 32 हुए, 37 हुए, 42, 48, 48, 48, 48। इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे? अब आप तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे आप पहले कर रहे थे, नंबर ऑफ बबल्स भी इंक्रीज हो रहे थे। अब आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ बबल्स इंक्रीज नहीं हो रहे। जैनब, माजरा क्या है? क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे अब नंबर ऑफ बबल्स भाई? लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। हो सकता है टेम्परेचर हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड हो, लाइट इंटेंसिटी डेफिनेटली नहीं है। लाइट इंटेंसिटी इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर एनी मोर। इट कुड बी कार्बन डाइऑक्साइड,
इट कुड बी टेम्परेचर। आपको नहीं पता, आपको यह पता है कि लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि उससे तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अयान, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर समझ आ रहा है। ये एक छोटा सा प्लानिंग का क्वेश्चन किस तरह से हम हल करते हैं, उसके लिए कुछ चीजें, कुछ हिदायत मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स भी या कांस्टेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। आपसे इंफॉर्मेशन देकर सवाल में यह पूछा जा सकता है, विच ऑफ द वेरिएबल्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब यही है कि इसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स कौन से हैं। लेट्स से ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 2 वेरिएबल्स के नाम लिखने होंगे जो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो आपको क्वेश्चन में दी जा रही है उसके मुताबिक 2 वेरिएबल्स जो कांस्टेंट रखे गए हैं वो आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे। इसका आंसर आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में ही होगा। तो आपको इंडिपेंडेंट पता होना चाहिए, डिपेंडेंट पता होना चाहिए और कंट्रोल वेरिएबल्स पता होने चाहिए। अब उसके बाद आप स्टेजेस लिखते हैं, कुछ टाइम स्टैंडर्डाइज हो रहा है यहां पे। कुछ चीजें जो आपको मार्क्स दिला सकती हैं, वेरिएबल्स पता हो गए। अब सब एक्सपेरिमेंट्स में एप्लीकेबल है वो लाइन जो मैंने आपको पहले बताई थी, रिपीट द एक्सपेरिमेंट थ्राइस एंड कैलकुलेट द एवरेज टू रिमूव एनी एनॉमली। 1 मार्क मिलेगा आपको इसका, और 1 मार्क आपको सेफ्टी का मिलेगा। सेफ्टी लोग भूल जाते हैं। अगर आपको 6 मार्क का क्वेश्चन मिलता है या 7 मार्क का क्वेश्चन मिलता है, उसमें 1 मार्क सेफ्टी का है, 1 मार्क इस लाइन से मिल जाएगा आपको। वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर देंगे तो कम से कम 1, हो सकता है 2 मार्क्स मिल जाए। बाकी जो 3 मार्क्स बचे वो सारे प्रोसेस के, अगर आप तरतीब से उसे लिखते हैं तो। अच्छा, एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम बहुत सिंपल है। लाइट, विजिबल लाइट, आप एएस पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर याद करें, वहां पर मैंने आपको बताया होगा, जैनब को तो बताया था, यान उस वक्त थे नहीं, कि जो विजिबल लाइट हमारे पास है, अगर आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर की होती है। तो इस विजिबल लाइट में कौन सी वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब की जाती है, कौन सी वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब की जाती है बाय द पिगमेंट्स इन द लीफ, वो आपको यहां पे नजर आता है एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम में। आप देखेंगे कि बिटवीन 450 एंड 500 लाइट की एब्जॉर्बेंस ज्यादा है, इस वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब की जा रही है। इसी तरह से बिटवीन 600 एंड 700 ज्यादा एब्जॉर्ब की जा रही है लाइट। बिटवीन 500 एंड 600 लाइट की एब्जॉर्बेंस कम है। अगर आप सिर्फ ये लाइट प्रोवाइड करें, चाहे इंटेंसिटी ज्यादा भी हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंस कम है। अगर आप ये लाइट प्रोवाइड करें 450 टू 500, चाहे लाइट इंटेंसिटी कम भी हो, कंपैरेटिवली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंस बहुत ज्यादा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम भी इसी के तहत चेंज होता है। यहां पे आपको ज्यादा नजर आता है 500 टू 600 के बीच में कम, और फिर 700 पे, जैसे यहां पर ये पीक नजर आ रहा है, ये भी ज्यादा होता है। यहां पर 3 पिगमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, कैरोटेनॉइड है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए है। ये एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम कहलाता है। कहां पे कौन सी लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, उसके मुताबिक फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है किस वेवलेंथ पे, वो यहां पर आपको नजर आ रहा है। बैकग्राउंड पे आपको कलर्स भी नजर आ रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर और रॉय जी बिव, जिस तरह भी आप याद रखना चाहें इसे, ये रेनबो के 7 कलर्स हैं। इसके बाद आरएफ वैल्यू की कैलकुलेशन। आरएफ वैल्यू की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। इसमें आपने करना क्या होता है, आप सारी पिगमेंट्स का देखते हैं कि कोई भी पिगमेंट जो है वो एक सॉल्वेंट के साथ कितना ट्रैवल करती है, उसकी
वो कितना डिजोल्व हुई है, कितना ट्रेवल कर रही है। आपके पास एक क्रोमेटोग्राफी का पेपर है जिसमें आपने लीफ का एक छोटा सा पार्ट जो है उसे थोड़ा सा एक लिक्विड में डाल के कूट कूट के उसका एक समझ ले मसाला बना दिया, और उसे आपने यहाँ पर एक बहुत इंटेंस सा एक पॉइंट डाल दिया उसका। अब उसके अंदर सारी पिगमेंट्स मौजूद होंगी। इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को आप एक रनर लिक्विड में डालेंगे, लेट्स से एथेनॉल है, वो लिक्विड इसके ऊपर रन करना शुरू करेगा। यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है बाय द वे। वो इस पे रन करना शुरू करेगा। जब वो इस पे रन करेगा तो वो सारी पिगमेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन कोई पिगमेंट यहाँ रुक जाएगी, कोई यहाँ रुक जाएगी, कोई यहाँ रुक जाएगी, और रनर लिक्विड सबसे आखिर में रुकेगा। अब आरएफ वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट डिवाइडेड बाय द रनर लिक्विड। लेट्स से क्लोरोफिल ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं आप। खैर आपको तो नहीं पता होगा कौन सी पिगमेंट है। आप देखते हैं कि लेट्स से रनर लिक्विड ने 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है, जबकि एक पर्टिकुलर स्पॉट है जिसने 7 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है। आपकी आरएफ वैल्यू आ रही है 0.7। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्रोमेटोग्राफी पेपर इस तरह का होता है। इसी तरह अगर आप यूं समझ लें, 9 स्पॉट ने 9 सेंटीमीटर ट्रेवल किया और इसने 10 किया, तो आपकी वैल्यू आ रही है 0.9। इस आरएफ वैल्यू के जरिए से आप एक्चुअली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी पिगमेंट है, क्योंकि जो आरएफ वैल्यूज होती है ना, नॉर्मली वो नोन होती हैं। नोन होती हैं क्या मतलब इस बात का, कि आपको पहले से पता है कि क्लोरोफिल ए की जो आरएफ वैल्यू है वो तकरीबन कितनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता है कि क्लोरोफिल बी की आरएफ वैल्यू तकरीबन कितनी आनी चाहिए। आपको ये पता है कि कैरोटिनॉइड की आरएफ वैल्यू तकरीबन कितनी आनी चाहिए। तो उसके जरिए से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी आरएफ वैल्यू किस पिगमेंट की होगी, या स्पॉट देखकर आप बता सकते हैं क्योंकि इसकी आरएफ वैल्यू 0.7 है तो ये कौन सी पिगमेंट होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, क्रोमेटोग्राफी तो सर हमने पहले भी पढ़ी हुई है। हाँ, वो तो इससे आपको आसानी से पता चल जाता है। नॉर्मली अगर वैल्यू 1 के करीब आए तो वो कैरोटेनॉइड होना चाहिए। अगर वैल्यू लेट्स से 0.95 आती है तो आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैरोटेनॉइड होगा। ये बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है, रनर लिक्विड के साथ साथ ही रहता है, तकरीबन उतना ही ट्रेवल करता है, उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, और उससे थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी तो क्लोरोफिल ए होगी। क्लोरोफिल ए की वैल्यू उससे थोड़ी कम 0.7 के करीब होगी। उससे भी मजीद कम आती है तो फिर वो क्लोरोफिल बी होगी। इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैरोटिनॉइड्स के अंदर वैसे दो पिगमेंट्स जो होती हैं, वो एक बीटा कैरोटीन होती है ऑरेंज कलर की पिगमेंट, और एक ज़ैंथोफिल होती है जो कि येलो कलर की पिगमेंट होती है। और क्लोरोफिल्स के अंदर दो हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, वो आपको ऑलरेडी पता चल गया। कोई ऐसी चीज जो हमने इसमें सही से ना समझी हो, चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया, इसके बाद क्वेश्चंस है। कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमें बहुत अच्छे से समझ में ना आया हो, आप सर बता सकते हैं। सर जी, ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन के क्या कलर्स थे? ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटिनॉइड ये दोनों कैरोटिनॉइड्स हैं। बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर की होती है और ज़ैंथोफिल येलो कलर की होती है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ग्रीन के करीब करीब है। क्लोरोफिल बी थोड़ी सी ब्लूइश ग्रीन होती है। क्लोरोफिल ए जो प्राइमरी पिगमेंट है वो येलोइश ग्रीन होती है दोनों ग्रीन के ही करीब करीब। कैरोटिनॉइड्स ऑरेंज येलो, बीटा कैरोटीन इज ऑरेंज, ज़ैंथोफिल इज येलो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यहां पे कंक्लूड करें फिर आज। कोई क्वेश्चन तो नहीं है जैनब, अयान? No, sir. नो सर। चलें, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके सवालात कुछ करेंगे। अब हमारे पास समझ लें 2 चैप्टर्स और रहते हैं, उसके बाद हमारा मिड ईयर एग्जाम होगा। तो बहुत अच्छी तैयारी साथ साथ आपको करनी पड़ेगी। अपना रिवीजन और अपने टॉपिकल्स खुद से भी करने पड़ेंगे।